जय हिंद फ्रेंड्स, मैं सौरभ झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ चैनल पे। आज हम लोग सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालों को देखेंगे। साथ ही साथ इन सवालों से जुड़े संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक संख्या में बच्चे क्लास में आकर क्लास का लाभ उठा सकें। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्लास में सारे सवालों के आंसर किया करें और प्लीज़ क्लास को सपोर्ट करें, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल। 4 जून 2021 को किन्हें वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया? आपको बताना है वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से किन्हें सम्मानित किया गया, यानी वर्ष 2021 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे दिया गया। तो आपका सही आंसर क्या होगा? डेविड डियोप। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया डेविड डियोप को। तो वर्ष 2021 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला? तो याद रखिएगा 2021 का प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज डेविड डियोप को मिला। तो डेविड डियोप को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे बुकर प्राइज 2021 किनको मिला है, बुकर प्राइज 2021 किसको मिला है बताएंगे? बुकर प्राइज 2021 से किनको सम्मानित किया गया है? तो याद रखना है बुकर प्राइज 2021 मिला है डेमन गलगट को। डेमन गलगुट को याद रखिएगा, डेमन गलगुट को बुकर प्राइज 2021 मिला है। ठीक है, डेमन गलगुट को बुकर प्राइज 2021 मिला है। और अगर आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021, तब आप याद रखिएगा डेविड डियोप। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आप याद रखिए। जैसे आपसे पूछ सकता है, फटाफट आंसर कीजिएगा। ठीक है, आपसे जैसे पूछ सकता है एडिशन अवार्ड 2020 किसको मिला है? एडिशन अवार्ड 2020 किसको मिला है? एडिशन अवार्ड 2020 किसको मिला है? तो याद रखिएगा टाटा पावर। टाटा पावर को मिला है एडिशन अवार्ड 2020। याद रखिएगा टाटा पावर को मिला है एडिशन अवार्ड 2020। याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे डैन डेविड पुरस्कार 2020 किसको मिला है? डैन डेविड प्राइज, डैन डेविड प्राइज 2020 किनको मिला है? जो इंपॉर्टेंट है वो आपको हम बता दे रहे हैं। डैन डेविड प्राइज 2020 किनको मिला है? तो याद रखना है प्रोफेसर गीता सेन। प्रोफेसर गीता सेन को मिला है डैन डेविड प्राइज 2020। ठीक है, डैन डेविड प्राइज 2020 किनको मिला है? प्रोफेसर गीता सेन को मिला है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2020 किनको मिला है? अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार, ठीक है, या अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 किनको मिला है? तो याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 एन एस धर्मशक्तु को मिला है। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 एन.एस. धर्मशक्तु को मिला है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कोस्टा चिल्ड्रन बुक अवार्ड, कोस्टा चिल्ड्रन बुक अवार्ड 2019 से किन्हें सम्मानित किया गया? कोस्टा चिल्ड्रन बुक अवार्ड, कोस्टा चिल्ड्रन बुक अवार्ड, ठीक है, कोस्टा चिल्ड्रन बुक अवार्ड 2019 से किन्हें सम्मानित किया गया? तो जसविंदर बिलान। ठीक है, कोस्टा चिल्ड्रन बुक अवार्ड 2019 से किन्हें सम्मानित किया गया? जसविंदर बिलान, याद रखिएगा। ठीक है, कोस्टा चिल्ड्रन बुक अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया जसविंदर बिलान को, याद रखिएगा। ठीक है, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 से किनको सम्मानित किया गया? रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार आपको बताना है, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 किनको मिला? ठीक है, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 किनको मिला? जो बता रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 जावेद अख्तर को मिला, याद रखिएगा। जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। ई पंचायत पुरस्कार 2020 किसको मिला? हिमाचल प्रदेश को ई पंचायत पुरस्कार 2020 मिला था, याद रखेंगे। ठीक है, आपको बताना है सरला पुरस्कार 2020 किन्हें मिला? सरला पुरस्कार 2020, सरला पुरस्कार 2020 किनको मिला? तो याद रखिएगा सरला पुरस्कार 2020 नित्यानंद नायक को मिला था। किनको मिला था? तो नित्यानंद नायक को मिला था, याद रखिएगा। सरला पुरस्कार 2020 नित्यानंद नायक को मिला है।
ठीक है, तो इतना सवाल यहाँ से याद रखिएगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा? प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया डेविड डियोप को। आंसर ऑप्शन बी। तो क्लास को प्लीज शेयर करें, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। अगला सवाल, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 वर्ष की उम्र में 3 जून 2021 को निधन हो गया? तो फटाफट आंसर करेंगे। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ठीक है, तो सही आंसर करेंगे। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मॉरिशस। मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ जी का निधन हो गया। याद रखिएगा, मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया। और आप जानते हैं अनिरुद्ध जगन्नाथ जी को कौन सा पुरस्कार मिल चुका है? तो आप याद रखिएगा, पद्म विभूषण पुरस्कार इनको मिल चुका है। ठीक है, पद्म विभूषण, अनिरुद्ध जगन्नाथ जी को पद्म विभूषण मिल चुका है। कब मिला है आपको पता है तो बताएंगे। पद्म विभूषण इनको कब मिला? तो याद रखिएगा 2020 में। ठीक है, पद्म विभूषण 2020। अनिरुद्ध जगन्नाथ जी को पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 ईस्वी में मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, 2020 में आप जानते हैं कि 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। जॉर्ज फर्नांडिस जी को मिला था, अरुण जेटली जी को भी मिला था पद्म विभूषण, जॉर्ज फर्नांडिस को मिला था पद्म विभूषण, अनिरुद्ध जगन्नाथ जी को मिला था पद्म विभूषण, MC मैरी कॉम को मिला था पद्म विभूषण। ठीक है, छन्नूलाल मिश्रा को मिला था पद्म विभूषण, सुषमा स्वराज जी को भी मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला था, और विश्वेश तीर्थ स्वामी जी, ठीक है, इनको भी मिला था पद्म विभूषण। तो 7 लोगों को 2020 में पद्म विभूषण मिला था, जिनमें से एक थे अनिरुद्ध जगन्नाथ, याद रखिएगा। ठीक है, तो अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री, जिनका हाल ही में निधन हो गया, अनिरुद्ध जगन्नाथ को 2020 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल, किसे वैश्विक तंबाकू नियंत्रण में योगदान देते हुए, आंसर करेंगे, इनमें से किन्हें वैश्विक तंबाकू नियंत्रण में योगदान देने हेतु 31 मई 2021 को WHO विशेष महानिर्देशक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो वैश्विक तंबाकू नियंत्रण में योगदान देने हेतु 31 मई 2021 को WHO विशेष महानिर्देशक पुरस्कार 2021 से किन्हें सम्मानित किया गया? तो आप आंसर करेंगे, क्या होगा आंसर? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखना है, डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO विशेष महानिर्देशक पुरस्कार मिला है तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में योगदान देने के लिए। ठीक है, तो WHO विशेष महानिर्देशक पुरस्कार 2021 किनको मिला? तो याद रखिएगा, तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के कारण डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO विशेष महानिर्देशक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आंसर ऑप्शन ए। आपको बताना है 56वां ज्ञानपीठ अवार्ड किनको मिला? फटाफट बताइएगा, 56वां ज्ञानपीठ अवार्ड किनको मिला? 56वां ज्ञानपीठ अवार्ड किनको मिला? आप जानते हैं कि भारत में साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 किनको मिला? तो याद रखना है, नीलमणि फुकान जूनियर को मिला। ठीक है, नीलमणि फुकान जूनियर। तो आपसे पूछ सकता है कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको मिला? तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकान जूनियर को मिला है। यह असमिया कवि हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 किनको मिला? नीलमणि फुकान जूनियर को। आपसे पूछ सकता है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको मिला? तो आपको बताना है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किनको मिला? ठीक है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किनको मिला आपको बताना है। तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 दामोदर मोजो को मिला। ठीक है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 दामोदर मोजो को मिला। याद रखिएगा, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 दामोदर मोजो को मिला, याद रखिएगा। ठीक है, JCB साहित्य पुरस्कार किनको मिला? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताएंगे। JCB साहित्य पुरस्कार 2021 किनको मिला? JCB साहित्य पुरस्कार 2021 किनको मिला? तो याद रखना है, JCB साहित्य पुरस्कार 2021 M मुकुंदन को मिला है। M मुकुंदन, ठीक है, M मुकुंदन मलयालम लेखक हैं। ठीक है, तो याद रखना है, M मुकुंदन जो कि मलयालम लेखक हैं, इनको मिला है JCB साहित्य पुरस्कार। तो याद रखिएगा, JCB साहित्य पुरस्कार 2021 M मुकुंदम मलयालम लेखक को मिला है, और इनकी पुस्तक का नाम है दिल्ली ए शोलीलोकी। ठीक है, याद रखना है, दिल्ली ए शोलीलोकी पुस्तक के लेखक हैं M मुकुंदन, और M मुकुंदन को JCB साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है,
इसके अलावा इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको बताना है शेख जायद बुक पुरस्कार किनको मिला है। शेख जायद बुक पुरस्कार, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। शेख जायद बुक पुरस्कार, ठीक है, 2021, शेख जायद बुक पुरस्कार 2021 किनको मिला है? तो याद रखना है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को मिला है। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को मिला है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, याद रखिएगा डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को शेख जायद बुक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और आपको ये भी याद रखना है कि शेख जायद बुक पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। क्या माना जाता है? अरब जगत का नोबेल पुरस्कार, ठीक है, अरब जगत का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि अरब जगत का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। तो याद रखना है कि शेख जायद बुक प्राइज को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। शेख जायद बुक पुरस्कार 2021 डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को मिला है, याद रखेंगे। साहित्य गौरव सम्मान 2021 किनको मिला है? साहित्य गौरव सम्मान 2021, तो बताएंगे साहित्य गौरव सम्मान 2021 किनको मिला है? तो साहित्य गौरव सम्मान 2021 किनको मिला है? तो रमेश पोखरियाल निशंक को। याद रखिएगा साहित्य गौरव सम्मान 2021 किनको मिला है? तो रमेश पोखरियाल निशंक को, ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक को मिला है साहित्य गौरव सम्मान 2021, ठीक है, साहित्य गौरव सम्मान 2021 रमेश पोखरियाल निशंक को मिला है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे व्यास सम्मान 2021 किनको मिला है, तो फटाफट बताएंगे व्यास सम्मान 2021 किनको मिला है। व्यास सम्मान 2021 किनको मिला है? तो याद रखना है व्यास सम्मान 2021 असगर वजाहत को मिला है। किनको मिला है? असगर वजाहत को, ठीक है, असगर वजाहत, और इनकी पुस्तक का नाम है महाबली। तो याद रखिएगा असगर वजाहत को व्यास सम्मान 2021 मिला है। 31वां व्यास सम्मान था, ठीक है, तो 31वां व्यास सम्मान 2021 असगर वजाहत को मिला है, याद रखेंगे। और सरस्वती सम्मान भी आपसे पूछ सकता है कि सरस्वती सम्मान 2020 किनको मिला? सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। तो सरस्वती सम्मान याद रखना है किनको मिला है? सरस्वती सम्मान 2020, 30वां सरस्वती सम्मान, ठीक है, सरस्वती सम्मान 2020 मिला है शरण कुमार लिम्बाने को। याद रखिएगा सरस्वती सम्मान 2020 किनको मिला है? तो याद रखना है सरस्वती सम्मान 2020 शरण कुमार लिम्बाने को मिला है, याद रखेंगे, ठीक है। तो इतना सवाल यहाँ से आप याद रखिए। तो इस सवाल का आंसर होगा WHO विशेष महानिर्देशक पुरस्कार 2021 डॉक्टर हर्षवर्धन जी को मिला है। आंसर ऑप्शन ए। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ आप लोग क्लास को सपोर्ट करें। अगला सवाल, खेतपाल 20 फोर्स की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी को 197 करोड़ कमाई के साथ 59वें नंबर पे रखा गया है। तो उस खिलाड़ी का नाम क्या है आपको बताना है, ठीक है। यानी 100 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में भारत के कौन ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको 59वां स्थान प्राप्त हुआ है, आपको बताना है। तो फटाफट आंसर करेंगे अगर आपको पता है तो आपका सही आंसर क्या होगा? विराट कोहली, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? विराट कोहली। तो याद रखिएगा याद रखना है खेत्रपाल 20 फोर्स की ओर से ताज़ा रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में भारत के एकमात्र खिलाड़ी को शामिल किया गया है जिनका नाम है विराट कोहली, याद रखेंगे, ठीक है। तो आसान सवाल है, इसको तो आप ऐसे भी आंसर कर सकते थे। बाकी यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल क्या क्या बनेगा, जैसे आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है लिस्डन अवार्ड। आप जानते हैं विजडन अवार्ड के बारे में, क्रिकेट का बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है विजडन अवार्ड, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, ठीक है, आपसे पूछ सकता है लीडिंग, ठीक है, तो लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, तो आप बताएंगे लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का अवार्ड किसको मिला है, ठीक है। लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड ये पुरस्कार जो है 2021 के लिए है, ठीक है, और किसके द्वारा किया गया है? तो विजडन। तो याद रखिएगा विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर, याद रखना है विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड 2021 का पुरस्कार किनको मिला है? बेन स्टोक्स को। तो ये सवाल बहुत पूछता है। बेन स्टोक्स इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं, आप जानते हैं। तो याद रखना है कि लीडिंग विजडन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड 2021 का पुरस्कार किसको मिला है? बेन स्टोक्स को मिला है, इंग्लैंड के हैं। अगर आपसे पूछेगा
विजडन लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, तो याद रखिएगा विजडन लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का पुरस्कार कायरन पोलार्ड को मिला है। वेस्ट इंडीज के हैं कायरन पोलार्ड, ठीक है। तो लीडिंग विजडन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड 2021 का पुरस्कार बेन स्टोक को मिला है, और लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का विजडन अवार्ड कायरन पोलार्ड को मिला है। वेस्ट इंडीज के हैं, याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको यहां से याद रखना है, आपसे पूछ सकता है स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर लॉरियंस पुरस्कार आप जानते हैं, लॉरियल आप जानते हैं, लॉरियस पुरस्कार जो है बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है खेल के क्षेत्र में, ठीक है। तो आपको बताना है लॉरियस का स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला 2021, ठीक है। 2021 के लिए लॉरियस का स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड, वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसको मिला, ठीक है। ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसको मिला, तो आप बताइएगा। लॉरियस का 2021 ईस्वी का स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसको मिला, नाओमी ओसाका को, ठीक है। नाओमी ओसाका आप जानते हैं टेनिस खेलती हैं और जापान की प्लेयर हैं, तो याद रखना, और नाओमी ओसाका, ठीक है। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार खेल का बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, तो याद रखना है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2021 स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार नाओमी ओसाका को मिला, और स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार राफेल नडाल को मिला। तो याद रखिएगा कि लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार नाओमी ओसाका को मिला, और लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार राफेल नडाल को मिला। राफेल नडाल टेनिस खेलते हैं, स्पेन के प्लेयर हैं राफेल नडाल, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे एथलीट के क्षेत्र में भी जो बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड की तरफ से दिया जाता है, मतलब वर्ल्ड एथलेटिक्स की तरफ से दिया जाता है, तो आपसे पूछेगा वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर, ठीक है। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसको मिला, तो आप बताइए। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरुष श्रेणी में, ठीक है, ये पुरस्कार किसको मिला आपको बताना है। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसको मिला, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है कार्स्टन वाहम को, याद रखिएगा कार्स्टन वाहम को, नॉर्वे के खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसको मिला, तो याद रखिएगा वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार पुरुष की श्रेणी में कार्स्टन वाहम को मिला है, नॉर्वे के प्लेयर हैं, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए तो अब अगला सवाल देखते हैं। क्लास को प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। नीति आयोग के SDG भारत सूचकांक 2020-21 में निम्न में से किस राज्य ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, ठीक है। तो आपको आंसर करना है, नीति आयोग के SDG भारत सूचकांक 2020-21 में निम्न में से किस राज्य ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। तो काफ़ी अच्छा सवाल है। तो आप जानते हैं SDG यानी होता है सतत विकास लक्ष्य, भारत सूचकांक 2020-21 जो है नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था, तो याद रखिएगा, ठीक है। आपसे पूछेगा SDG भारत सूचकांक 2020-21 किसके द्वारा जारी किया गया, तो SDG भारत सूचकांक 2020-21 नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया, और इसमें पहला स्थान किसको मिला, केरल को, ठीक है। तो याद रखिएगा कि SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। संयुक्त राष्ट्र के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने में सबसे पहला स्थान केरल को मिला है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने में सबसे पहला स्थान केरल को मिला है। तो नीति आयोग के SDG भारत सूचकांक 2020-21 में केरल को शीर्ष स्थान पर रखा गया है, याद रखेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। और बिहार याद रखना है सबसे नीचे रखा गया है, ठीक है, सबसे अंतिम है, सबसे अंतिम राज्य, सबसे अंतिम स्थान मिला है बिहार को, ठीक है। तो याद रखना है नीति आयोग के द्वारा, नीति आयोग के SDG भारत सूचकांक 2020-21 में केरल को पहला स्थान मिला, जबकि बिहार को सबसे अंतिम स्थान मिला है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपको याद रखना है जो एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में 1 नंबर पे कौन सा राज्य रहा है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक, ठीक है, बताएं। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में नंबर 1 कौन सा राज्य रहा, ठीक है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में नंबर 1 पे कौन रहा, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो याद रखना है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक
2020-21 में मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, पूछ सकता है। इसके अलावा आपको बताना है भारत नवाचार सूचकांक 2.0, भारत नवाचार सूचकांक 2.0 में बड़े राज्यों में सर्वाधिक इनोवेटिव राज्य का दर्जा किसको दिया गया? तो याद रखिएगा, भारत नवाचार सूचकांक 2.0 में बड़े राज्यों में सर्वाधिक इनोवेटिव राज्य का पहला स्थान मिला है कर्नाटक को, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है किस भारत का सबसे जो अच्छा भारत का जो टॉप 1 पुलिस स्टेशन है उसका नाम बताना है। ठीक है, तो अगर पता है तो बताइए। आप जानते हैं गृह मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2021 में भारत के 10 टॉप पुलिस स्टेशन की सूची जारी की गई। ठीक है, तो उसमें आपसे पूछ सकता है भारत का, ठीक है, भारत का टॉप पुलिस स्टेशन कौन रहा? ठीक है, टॉप पुलिस स्टेशन, भारत का टॉप पुलिस स्टेशन यानी भारत का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन का दर्जा किसको दिया गया 2021 में? याद रखना है सदर बाजार पुलिस स्टेशन। ठीक है, भारत का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन किसको दर्जा दिया गया? तो सदर बाजार पुलिस स्टेशन, याद रखना है, नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में है ये, तो याद रखना है। अगर आपसे पूछेगा कि भारत का वर्ष 2021 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन कौन सा है, तो याद रखिएगा वर्ष 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन है सदर बाजार पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली, याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल, मई 2021 में भारत के किस प्रबंधन संस्थान ने कोविड के बाद की चुनौतियों से निपटने में व्यवसायों की मदद करने हेतु GIZ के साथ समझौता किया है? तो आंसर करेंगे मई 2021 में भारत के किस प्रबंधन संस्थान ने कोविड के बाद चुनौतियों से निपटने में व्यवसायों की मदद करने हेतु GIZ के साथ समझौता किया है? तो आपका आंसर क्या होगा? IIM इंदौर। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत के साथ याद रखना है वर्ष 2021 में भारत के साथ किस प्रबंधन संस्थान ने कोविड के बाद की चुनौतियों से निपटने में व्यवसायों की मदद हेतु GIZ के साथ समझौता किया है? तो आपका आंसर होगा IIM इंदौर, याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला सवाल, 24 मई से 1 जून 2021 के मध्य 74वीं विश्व स्वास्थ्य महासभा की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई? तो आंसर करेंगे 74वां विश्व स्वास्थ्य महासभा का बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो आसान सवाल है, आंसर करेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन। याद रखिएगा 74वां विश्व स्वास्थ्य महासभा की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा की गई। ठीक है, तो 74वां विश्व स्वास्थ्य महासभा के अध्यक्ष कौन बने? तो याद रखना है डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में 74वां विश्व स्वास्थ्य महासभा का बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा है? तो आपको बताना है भारत के किस तटरक्षक जहाज को संचालित किया गया है जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? सजग। ठीक है, याद रखिएगा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के द्वारा भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया गया जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरे स्थान पर है और उसका नाम क्या है? सजग। याद रखिएगा, तो सजग क्या है? सजग एक तटरक्षक जहाज है। याद रखिएगा सजग क्या है? तो सजग एक तटरक्षक जहाज है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि ऐसे अनाथ बच्चों के नाम 5 लाख सावधि जमा किए जाएंगे जिनके माता पिता में से किसी एक की कोविड-19 की वजह से मृत्यु हो गई थी? ठीक है, तो बहुत अच्छा सवाल है। आपको बताना है कौन ऐसा राज्य सरकार है जिसने घोषणा किया था कि अनाथ बच्चों के नाम पे 5 लाख सावधि जमा किया जाएगा जिनके माता पिता में से किसी एक की कोविड-19 की वजह से मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा?
महाराष्ट्र याद रखना है, आपका आंसर क्या होगा महाराष्ट्र। ठीक है, आंसर क्या होगा महाराष्ट्र याद रखना है। तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने घोषणा किया था कि कोविड-19 के वजह से अगर किसी भी बच्चे के माता या पिता दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपए सांविधि जमा किए जाएंगे अनाथ बच्चों के नाम पर। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके अलावा आपको पता होगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कौन कौन सा योजना चलाया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कौन कौन सा योजना चलाया गया है। तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा याद रखना है मिशन कवच कुंडल चलाया गया। अगर आपसे पूछेगा मिशन कवच कुंडल किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया, तो याद रखना है मिशन कवच कुंडल, ये जो है महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा चलाया गया मिशन कवच कुंडल। इसके तहत प्रतिदिन 15 लाख लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया था, याद रखिएगा। इसके अलावा मिशन वात्सल्य भी चलाया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, मिशन वात्सल्य। तो अगर आपसे पूछे मिशन कवच कुंडल और मिशन वात्सल्य किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया, तो याद रखना है मिशन कवच कुंडल और मिशन वात्सल्य महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया गया। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। केंद्रीय मंत्रालय ने 25 मई 2021 को अड्डू शहर में भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास को खोलने हेतु मंजूरी प्रदान की। अड्डू शहर किस देश में स्थित है, तो आपको बताना है केंद्रीय मंत्रालय ने वर्ष 2021 में अड्डू शहर में भारत का नया वाणिज्यिक दूतावास को खोलने हेतु मंजूरी प्रदान की। तो आपको बताना ये अड्डू शहर किस देश में है। ठीक है, तो आंसर करेंगे, आंसर क्या होगा मालदीव। याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास को मालदीव के अड्डू शहर में खोला जाएगा। तो याद रखना है मालदीव के अड्डू शहर में भारत के लिए नया वाणिज्यिक दूतावास खोला जा रहा है। तो भारत का नया वाणिज्यिक दूतावास कहाँ खोला जा रहा है, तो याद रखिएगा मालदीव के अड्डू शहर में भारत का नया वाणिज्यिक दूतावास को खोलने का मंजूरी दिया गया है। आंसर ऑप्शन सी। अगला सवाल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। तो आंसर करेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है। आंसर ऑप्शन सी। अगला सवाल, खेल मंत्रालय ने 7 राज्यों में 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। इन 7 राज्यों में से कौन सा राज्य विकल्प में शामिल नहीं है। तो आपको बताना है खेल मंत्रालय के द्वारा 7 राज्यों में 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। तो इन 7 राज्य में से कौन सा विकल्प जो है यहाँ पे शामिल नहीं है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो याद रखना है कि खेल मंत्रालय ने 7 राज्यों में 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। ठीक है, जिसमें से उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है। बाकी मध्य प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर में खेलो इंडिया केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं लिया गया है निर्णय। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। ठीक है, तो खेल मंत्रालय के द्वारा 7 अलग अलग राज्यों में 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया केंद्र खोलने का निर्णय नहीं लिया गया है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पूछा है कौन सा राज्य विकल्प में शामिल नहीं है। तो आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, अगला सवाल, किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटने हेतु संजीवनी परियोजना शुरू की गई। तो आपको बताना है किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटने हेतु संजीवनी परियोजना शुरू किया गया। तो याद रखिएगा संजीवनी परियोजना की शुरुआत हरियाणा राज्य में की गई। ठीक है, तो याद रखना है कि कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटने हेतु संजीवनी परियोजना शुरू किया गया, कहाँ पे, हरियाणा में। तो हरियाणा में संजीवनी परियोजना शुरू किया गया था कोविड-19 के सेकेंड वेव से निपटने के लिए, याद रखेंगे। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा याद रखिएगा। इसके अलावा हरियाणा में और आप कुछ योजना याद रखिए हरियाणा का, जो कि इंपॉर्टेंट योजना है, आपसे पूछ सकता है कि हरियाणा सरकार द्वारा कौन कौन सा योजना चलाया गया है। तो आपको याद रखना है, एक संजीवनी परियोजना तो अभी आप लोग पढ़ लिए कि कोविड मरीजों को घर पर ही इलाज की सुविधा सुनिश्चित करने हेतु संजीवनी परियोजना चलाया गया। तो याद रखना है संजीवनी परियोजना
किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया? तो संजीवनी परियोजना हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया संजीवनी परियोजना पहला। दूसरा आपको याद रखना है एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना। तो आपसे पूछेगा एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया? तो एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना जो है, ठीक है, एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना हरियाणा सरकार के द्वारा चलाया गया। याद रखना है एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया, याद रखिएगा, ठीक है। तो संजीवनी परियोजना हरियाणा सरकार के द्वारा, एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया, याद रखेंगे। अगला सवाल, असम राइफल्स के नए महानिर्देशक के रूप में निम्न में से किसने अपना पदभार संभाल लिया है? तो आपको बताना है असम राइफल्स के नए महानिर्देशक कौन बने। असम राइफल्स के नए महानिर्देशक कौन बने? फटाफट आंसर करेंगे। असम राइफल्स के नए महानिर्देशक कौन बने? तो आपको याद रखना है लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर, ठीक है। असम राइफल्स के नए महानिर्देशक कौन बने? तो लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर। तो याद रखिएगा प्रदीप चंद्रन नायर, प्रदीप चंद्रन नायर असम राइफल्स के नए महानिर्देशक बने, ठीक है। असम राइफल्स के नए महानिर्देशक बने प्रदीप चंद्रन नायर। तो याद रखना है असम राइफल्स के नए महानिर्देशक बने प्रदीप चंद्रन नायर। ऑप्शन नंबर ए प्रदीप चंद्रन नायर असम राइफल्स के नए महानिर्देशक बने, याद रखेंगे। अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने अंकुर नाम की एक योजना शुरू की है? आपको बताना है अंकुर नाम का योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, ठीक है। अंकुर नाम का योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? आपको बताना है अंकुर नाम की एक योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा अंकुर योजना शुरू की गई है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अंकुर योजना शुरू किया गया है। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अंकुर योजना शुरू किया गया है, याद रखेंगे। और अंकुर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? याद रखना है नागरिकों को पौधा लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे कि प्राणवायु पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अंकुर योजना शुरू किया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना भी चलाया गया है। तो लाडली लक्ष्मी योजना, तो अगर आपसे पूछे लाडली लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना शुरू किया गया। याद रखिएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना शुरू किया गया। इसके अलावा देवारानी योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा देवारानी योजना शुरू किया गया। याद रखना है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा देवारानी योजना शुरू किया गया, ठीक है। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना भी शुरू किया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सिकल सेल मिशन चलाया गया। सिकल सेल मिशन किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया? तो याद रखिएगा कि एनीमिया, थैलीसीमिया आदि बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों की जांच एवं प्रबंधन करने हेतु सिकल सेल मिशन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सिकल सेल मिशन चलाया गया। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना चलाया गया। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया। देवारानी योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। तो अंकुर नामक योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ठीक है। चलिए तो अब अगला सवाल देख लेते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने धातु आधारित 3D प्रिंटिंग एयरक्राफ्ट इंजन के उपकरणों के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो आंसर करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने धातु आधारित 3D प्रिंटिंग एयरक्राफ्ट इंजन के उपकरणों के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो याद रखना है विप्रो 3D, ठीक है। तो विप्रो के साथ, याद रखिएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने धातु आधारित 3D प्रिंटिंग एयरक्राफ्ट इंजन के उपकरणों के निर्माण हेतु विप्रो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विप्रो, याद रखेंगे। अगला सवाल, पुस्तक नेहरू तिब्बत और चीन के लेखक कौन है? आंसर करना है पुस्तक नेहरू तिब्बत और चीन, ठीक है। किताब का नाम है नेहरू तिब्बत और चीन, और इसके लेखक कौन है आपको बताना है। तो आंसर करें पुस्तक नेहरू तिब्बत और चीन के लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर क्या होगा?
याद रखना अवतार सिंह भसीन। ठीक है, अवतार सिंह भसीन के द्वारा लिखित पुस्तक है नेहरू तिब्बत और चीन। तो याद रखिएगा नेहरू तिब्बत और चीन के लेखक कौन है? नेहरू तिब्बत और चीन के लेखक हैं अवतार सिंह भसीन। अवतार सिंह भसीन के द्वारा लिखित पुस्तक है नेहरू तिब्बत और चीन। तो याद रखिएगा अवतार सिंह भसीन के द्वारा लिखित पुस्तक है नेहरू तिब्बत और चीन, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे लालू लीला पुस्तक के लेखक कौन है? लालू लीला पुस्तक के लेखक कौन है? सुशील कुमार मोदी। याद रखिएगा लालू लीला पुस्तक के लेखक कौन है? सुशील कुमार मोदी। ठीक है, याद रखिएगा लालू लीला पुस्तक के लेखक कौन है? सुशील कुमार मोदी, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? आप जानते हैं द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। इसके अलावा ब्रिजिटल नेशन पुस्तक के लेखक आप जानते होंगे एन चंद्रशेखरन और रूपा पुरुषोत्तम के द्वारा लिखित पुस्तक है ब्रिजिटल नेशन, याद रखिएगा। ठीक है, आपको बताना द आयरन लेडी इंदिरा के लेखक कौन है? द आयरन लेडी इंदिरा पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइएगा द आयरन लेडी इंदिरा पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यम पारीक। तो याद रखिएगा सत्यम पारीक के द्वारा लिखित पुस्तक है। ठीक है, सत्यम पारीक के द्वारा लिखित पुस्तक है द आयरन लेडी इंदिरा, याद रखिएगा। द रूल ब्रेकर्स किनकी पुस्तक है? तो आंसर करेंगे द रूल ब्रेकर्स। द रूल ब्रेकर्स किनकी पुस्तक है? तो याद रखना है द रूल ब्रेकर्स पुस्तक की लेखिका कौन है? प्रीति सिनॉय। प्रीति सिनॉय की पुस्तक है द रूल ब्रेकर्स। तो याद रखिएगा द रूल ब्रेकर्स पुस्तक की लेखक कौन है? तो याद रखना है प्रीति सिनॉय की पुस्तक है द रूल ब्रेकर्स, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछता है रिसर्जेंट इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप जानते हैं विमल जालान। तो याद रखना है रिसर्जेंट इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? विमल जालान। तो ये भी याद रखना है विमल जालान। ठीक है, रिसर्जेंट इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? विमल जालान, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे ब्रिजिटल नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो एन चंद्रशेखरन और रूपा पुरुषोत्तम के द्वारा लिखित पुस्तक है ब्रिजिटल नेशन, याद रखिएगा। ठीक है, द एंड गेम पुस्तक के लेखक कौन है? द एंड गेम पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको ये इंपॉर्टेंट सवाल है, द एंड गेम पुस्तक के लेखक कौन है बताएंगे? द एंड गेम पुस्तक के लेखक हैं एस हुसैन जैदी। याद रखिएगा द एंड गेम पुस्तक के लेखक हैं एस हुसैन जैदी। ठीक है, तो याद रखिएगा द एंड गेम पुस्तक के लेखक हैं एस हुसैन जैदी, याद रखिएगा। ठीक है, एस हुसैन जैदी के द्वारा लिखित पुस्तक है द एंड गेम, याद रखेंगे। ठीक है, तो क्लास को प्लीज एक बार शेयर कर दें, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। अगला सवाल, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान IISER के शोधकर्ताओं ने भारत के किस राज्य में लुप्तप्राय अफ्रीकी वायलेट पौधे की खोज की है? तो आंसर करेंगे भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत के किस राज्य में लुप्तप्राय अफ्रीकी वायलेट पौधे की खोज की है? ठीक है, तो लुप्तप्राय अफ्रीकी वायलेट पौधे की खोज मिजोरम में की गई है। याद रखिएगा भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं के द्वारा मिजोरम राज्य में लुप्तप्राय अफ्रीकी वायलेट पौधे की खोज की गई है। आंसर ऑप्शन बी। अगला सवाल, महाराष्ट्र सरकार ने कितने प्रतिशत EWS कोटे के तहत मराठा आरक्षण को मंजूरी दे दी है? आंसर करेंगे महाराष्ट्र सरकार ने कितने प्रतिशत EWS कोटे के तहत मराठा आरक्षण को मंजूरी दे दी है? तो आप जानते हैं 10% ही मिलता है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 10%। ठीक है, अगला सवाल, विश्व की दूसरे नंबर की किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2021 से अपना नाम वापस ले लिया था? तो आप बताएंगे विश्व की नंबर 2 टेनिस प्लेयर कौन थी जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2021 से अपना नाम वापस ले लिया था? ठीक है, तो फ्रेंच ओपन 2021 से किन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था आपको बताना है। तो फटाफट आंसर करेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। फ्रेंच ओपन 2021 से कौन नाम वापस ले ली थी? तो आपका आंसर क्या होगा? नाओमी ओसाका। ठीक है, और नाओमी ओसाका आप जानते हैं जापान की प्लेयर हैं। ठीक है, तो याद रखना है फ्रेंच ओपन 2021 से किसने नाम वापस लिया था? नाओमी ओसाका, और नाओमी ओसाका जापान की हैं। ठीक है, तो जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं नाओमी ओसाका, जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2021 से अपना नाम वापस ले लिया था, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका सवाल बनेगा कि ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछेगा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 कौन जीता? फटाफट बताइएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 कौन जीता? महिला में बताना है आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 किसने जीता? तो आप जानते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन अगर पुरुष का बात किया जाएगा
तो आप जानते हैं नोवाक जोकोविच ने जीता था, नोवाक जोकोविच ने जीता था डेनियल मेदवेदेव को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन। और नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 किसने जीता, तो नोवाक जोकोविच ने जीता। नोवाक जोकोविच सर्बिया के प्लेयर हैं। इसके अलावा ये तो पुरुष वर्ग में जीते नोवाक जोकोविच, लेकिन महिला वर्ग में किसने जीता, नाओमी ओसाका। तो ये आपको याद रखना है, हम दोनों का नाम लिख दिए, ठीक है, नाओमी ओसाका याद रखना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 किसने किसने जीता, तो याद रखना है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 नोवाक जोकोविच ने जीता है पुरुष वर्ग में, और महिला वर्ग में नाओमी ओसाका ने जीता, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच सर्बिया के प्लेयर हैं, उन्होंने डेनियल मेदवेदेव को हराया। और महिला एकल का खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, नाओमी ओसाका ने जीता, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है अमेरिकन ओपन 2021 किसने किसने जीता, अमेरिकन ओपन 2021, तो याद रखना है अमेरिकन ओपन 2021 पुरुष वर्ग में किसने जीता, तो डेनियल मेदवेदेव ने जीता। पुरुष वर्ग में किसने जीता, डेनियल मेदवेदेव ने जीता, तो याद रखना है डेनियल मेदवेदेव ने जीता। डेनियल मेदवेदेव रूस के प्लेयर हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इन्होंने किसको हराया, इन्होंने नोवाक जोकोविच को हरा दिया था, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अमेरिकन ओपन 2021 का खिताब किसने जीता, डेनियल मेदवेदेव ने जीता, रूस के हैं, इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया। और महिला में किसने जीता, एम्मा रादुकानु, तो एम्मा रादुकानु महिला वर्ग में किसने जीता, एम्मा रादुकानु ने जीता। एम्मा रादुकानु ब्रिटेन की हैं। तो अगर आपसे पूछे कि अमेरिकन ओपन 2021 किसने किसने जीता, तो अमेरिकन ओपन 2021 पुरुष वर्ग में किसने जीता, तो डेनियल मेदवेदेव ने जीता, ठीक है। और डेनियल मेदवेदेव रूस के हैं, डेनियल मेदवेदेव ने नोवाक जोकोविच को हराकर यूएस ओपन जीता। और अगर आपसे पूछे कि यूएस ओपन महिला वर्ग में किसने जीता, अमेरिकन ओपन महिला वर्ग में किसने जीता, तो एम्मा रादुकानु ने अमेरिकन ओपन 2021 का खिताब जीता है। एम्मा रादुकानु ब्रिटेन की हैं, याद रखेंगे, ठीक है। तो इस सवाल को आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंच ओपन 2021 किसने जीता, तो याद रखिएगा फ्रेंच ओपन 2021 नोवाक जोकोविच ने जीता पुरुष वर्ग में, और महिला वर्ग में बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता, ठीक है। तो याद रखिएगा फ्रेंच ओपन 2021 नोवाक जोकोविच ने जीता पुरुष वर्ग में, और महिला वर्ग में जीता बारबोरा क्रेजिकोवा, याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, बशर अल असद किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं। आंसर करेंगे, बशर अल असद किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं। तो याद रखना है सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं बशर अल असद, ठीक है। तो बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं, और चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं बशर अल असद। तो याद रखिएगा बशर अल असद कहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। अगला सवाल, निम्न में से किन्हें अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से किनको सम्मानित किया गया। तो फटाफट आंसर करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से किनको सम्मानित किया गया। तो याद रखना है प्रोफेसर CN राव, ठीक है। प्रोफेसर CN राव को अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो आपसे पूछा है प्रोफेसर एनी राव केरल के हैं, तो याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से प्रोफेसर NR राव को सम्मानित किया गया है, ठीक है। और याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड को एनर्जी का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एनर्जी का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। एनर्जी का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ठीक है। एनर्जी का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड को, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड को एनर्जी का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 प्रोफेसर CN राव को मिला है। आंसर ऑप्शन D, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे, ध्यान दीजिएगा, टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 किनको मिला, तो बताइएगा टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 किसको मिला। टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 किसको मिला, तो याद रखिएगा जैन गुडाल को मिला है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, जैन गुडाल को मिला है टेम्पल्टन पुरस्कार 2021। जानवरों की बुद्धि और मानवता पर अध्ययन करने के लिए जैन गुडाल को, ठीक है, जैन गुडाल को, याद रखिएगा जैन गुडाल को टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला सवाल, किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार, ठीक है, प्रिंसेस ऑफ स्टूरियस
अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आपको बताना है भारत के कौन से ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिनको सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो पहला सवाल तो यहाँ से ये बनेगा कि स्पेन का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो स्पेन का सर्वोच्च सम्मान है प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड। और ये किनको मिला है, तो याद रखना है अमर्त्य सेन को मिला है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा अमर्त्य सेन को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो स्पेन का सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड किनको मिला, अमर्त्य सेन को मिला, याद रखेंगे। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, भारत ने किस देश के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को पुनः शुरू करने का फैसला लिया है। भारत ने किस देश के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को पुनः शुरू करने का फैसला लिया है। तो याद रखिएगा भारत ने अमेरिका के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को पुनः शुरू करने का फैसला लिया है। आंसर ऑप्शन सी। अगला सवाल, वर्तमान में किस देश में फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। तो आपको आंसर करना है, यहाँ पे फ्यूल होगा, है ना। आपको बताना है वर्तमान में किस देश में फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, ब्राज़ील। याद रखिएगा ब्राज़ील में फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। तो आपका आंसर हो गया ब्राज़ील। ठीक है, अगला सवाल, नीति आयोग द्वारा 3 जून 2021 को एसडीजी भारत सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2020-21 का तीसरा संस्करण जारी किया गया। इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, उस पर आपको विचार करना है। तो ऑप्शन ए, यह सूचकांक प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 16 सतत विकास लक्ष्यों पर लक्ष्यवार स्कोर की गणना करता है। ऑप्शन बी, भारत का समग्र स्कोर वर्ष 2019 के 60 से बढ़कर 2020 में 66 हो गया। समग्र एसडीजी भारत सूचकांक में शामिल अग्रणी राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त है। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो आंसर कीजिए कौन सा आपका सही है। तो आपको पूछ रहा है नीति आयोग के द्वारा 3 जून 2021 को एसडीजी भारत सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2020-21 जो है ये जारी किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताएंगे। तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर ए जो है सही है कि यह सूचकांक यानी एसडीजी भारत सूचकांक प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 16 सतत विकास लक्ष्यों पर लक्ष्यवार स्कोर की गणना करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है भारत का समग्र स्कोर वर्ष 2019 के 60 से बढ़कर 2020 में 66 हो गया। ये ऑप्शन तो सही है एकदम। और ऑप्शन नंबर 3 भी सही है कि समग्र एसडीजी भारत सूचकांक में शामिल अग्रणी राज्यों में केरल को पहला स्थान मिला है। तो 2 और 3 तो आपका सही है। ठीक है, लेकिन पहला वाला जो 16 लिखा है ना वहाँ 17 होगा। तो आपको याद रखना है, विचार करने बोला है तो कौन सा स्टेटमेंट सही है बोला है। तो दूसरा और तीसरा सही एकदम याद रखना है कि भारत का समग्र स्कोर वर्ष 2019 में 60 था और 2020 में कितना हो गया, 66 हो गया। ये सही है। और समग्र एसडीजी भारत सूचकांक में केरल को पहला स्थान मिला है। तो यहाँ पे क्या है, 16 की जगह 17 याद रखना है। ठीक है, तो यह सूचकांक यानी एसडीजी भारत सूचकांक जो है संयुक्त राष्ट्र के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने के लिए लक्ष्यवार क्या करता है, स्कोर की गणना करता है। तो यहाँ पे आंसर हो गया 17। ठीक है, तो सही आंसर क्या था, केवल 2 और 3 था। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया। तो याद रखना यह सूचकांक प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 17 सतत विकास लक्ष्यों पर लक्ष्यवार स्कोर की गणना करता है। बाकी ये दोनों सही है। ठीक है, तो क्लास को प्लीज शेयर कर देंगे। अगला सवाल, अनातोले कोलिनेट माकोसो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो आंसर करेंगे अनातोले कोलिनेट माकोसो को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। ठीक है, तो याद रखना है आंसर होगा कांगो। कांगो के नए प्रधानमंत्री बने हैं अनातोले कोलिनेट माकासो। अनातोले कोलिनेट माकासो कांगो के नए प्रधानमंत्री बने हैं, याद रखेंगे। अगला सवाल, निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्या ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दी है। आपको बताना है किस राज्य के राज्यपाल के द्वारा किस राज्य के राज्यपाल, नाम भी दिया हुआ है तो अब आप आंसर कर सकते हैं। आंसर कीजिए, किस राज्य के राज्यपाल
सत्यदेव नारायण आर्या के द्वारा संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दिया गया? ठीक है, तो याद रखना हरियाणा। ठीक है, हरियाणा राज्य के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्या के द्वारा संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दिया गया है। ठीक है, तो हरियाणा राज्य में संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 पास किया गया है। याद रखेंगे, आंसर ऑप्शन ए। अगला सवाल, किसने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं आपको बताना है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, आप जानते हैं मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1993। याद रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया था और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। याद रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को संसदीय अधिनियम के माध्यम से किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का हेडक्वार्टर दिल्ली में है और आप जानते हैं कि 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। याद रखेंगे, और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 साल या 70 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो तक होता है। याद रखना है, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। याद रखना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 1993 ईस्वी में। याद रखेंगे, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, याद रखना है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। याद रखना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। आंसर ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा। अगला सवाल, विश्व भर में 3 जून 2021 को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष इस दिवस को मनाने की घोषणा की? तो 3 जून को क्या मनाया जाता है? तो 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। तो पहली बार कब विश्व साइकिल दिवस मनाया गया, यही आपको बताना है। तो संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी? ठीक है, तो 2018। याद रखना है कि विश्व साइकिल दिवस 3 जून को, याद रखना है 3 जून 2021 को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व साइकिल दिवस मनाने की घोषणा 2018 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो विश्व साइकिल दिवस मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2018 ईस्वी में किया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3 जून विश्व साइकिल दिवस। याद रखेंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हेयांग 2D नामक एक नया महासागर निगरानी कक्षा में प्रक्षेपित किया है? तो आपको बताना है किस देश के द्वारा हेयांग 2D नामक एक नया महासागर निगरानी उपग्रह कक्षा में प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, तो याद रखना है चीन। ठीक है, चीन ने हाल ही में हेयांग 2D नामक एक नया महासागर निगरानी उपग्रह कक्षा में प्रक्षेपित किया है। आंसर हेयांग 2D चीन के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, महासागर निगरानी उपग्रह है। याद रखेंगे। अगला सवाल, भारतीय बैडमिंटन संघ के किस अध्यक्ष को 4 वर्ष के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में चुना गया? आपको बताना है भारतीय बैडमिंटन संघ के किस अध्यक्ष को 4 वर्ष के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में चुना गया है? तो बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में किन्हें चुना गया है? तो आप जानते हैं हिमंत बिस्वा शर्मा। याद रखिएगा, हिमंत बिस्वा शर्मा को बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में सदस्य के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में हेमंत बिस्वा शर्मा को चुना गया है। आंसर ऑप्शन ए। अगला सवाल, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और मोनाश यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने फेक बस्टर नामक एक अनोखा डिटेक्टर विकसित किया है? तो आपको बताना है किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने फेक बस्टर नामक एक अनोखा डिटेक्टर विकसित किया है? तो आपका सही आंसर होगा IIT रोपड़। ठीक है, तो IIT रोपड़ और मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं के द्वारा मिलकर
फेक बस्टर नामक एक अनोखा डिटेक्टर विकसित किया गया है? आंसर ऑप्शन डी, आईआईटी रोपड़। अगला सवाल, स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम योसिनक्रोनस अर्थ ऑर्बिट फ्लाइट 5 को किस रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? आपको बताना है स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम योसिनक्रोनस अर्थ ऑर्बिट फ्लाइट 5 को किस रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा A1ASV421 रॉकेट के द्वारा स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम योसिनक्रोनस अर्थ ऑर्बिट फ्लाइट 5 को लॉन्च किया गया। तो याद रखना है कि स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम योसिनक्रोनस अर्थ ऑर्बिट फ्लाइट 5 को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया? A1ASV421 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है। अगला सवाल, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस वर्ष में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की? तो आपको बताना है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा किस वर्ष चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की गई है? ठीक है, तो 2023 में नासा चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजेगा। याद रखिएगा वर्ष 2023 में नासा चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा किया है। तो 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजेगा नासा, याद रखिएगा। अगला सवाल, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने अन्य विधेयकों के साथ गुजरात धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2021 को अपनी स्वीकृति दी। तो गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कितने अन्य विधेयकों के साथ गुजरात धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2021 को अपनी स्वीकृति दी? ठीक है, तो याद रखना 71। आंसर क्या होगा? गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने 71 अन्य विधेयकों के साथ गुजरात धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2021 को मंजूरी दी। आंसर ऑप्शन डी। अगला सवाल, निम्न में से किस देश ने इथोपिया और इरिट्रिया के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया? आपको बताना है किस देश ने इथोपिया और इरिट्रिया के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया? तो याद रखना है अमेरिका ने इथोपिया और इरिट्रिया के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, अमेरिका ने इथोपिया और इरिट्रिया के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया। अगला सवाल, किस राज्य में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया? आपको बताना है किस राज्य में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया? तो याद रखना है बिहार में वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया है। ठीक है, तो वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना बिहार में शुरू किया गया है। आंसर ऑप्शन डी। क्लास को प्लीज शेयर करें, रिक्वेस्ट करेंगे आपसे। अगला सवाल, प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत 18 मई 2021 को स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना के संदर्भ में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो आपको आंसर करना है प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत 18 मई 2021 को स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना के संदर्भ में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो कर्नाटक आपका आंसर होगा। तो याद रखिएगा आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत, ठीक है, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना के संदर्भ में पहले नंबर पे कर्नाटक को रखा गया। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। ठीक है, आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना के संदर्भ में कर्नाटक पहले नंबर पे है, ऑप्शन सी। अगला सवाल, किस राज्य में घर पर आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के अनुश्रवण के उद्देश्य से HIT होम आइसोलेशन ट्रैकिंग कोविड ऐप को लॉन्च किया गया है? आंसर करना है किस राज्य में घर पर आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के अनुश्रवण के उद्देश्य से होम आइसोलेशन ट्रैकिंग कोविड ऐप लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? बिहार। याद रखिएगा बिहार राज्य में घर पर आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के अनुश्रवण के उद्देश्य से होम आइसोलेशन ट्रैकिंग कोविड ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है, तो बिहार में होम आइसोलेशन ट्रैकिंग कोविड ऐप लॉन्च किया गया है ताकि घर पर आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के अनुश्रवण का मतलब ध्यान रख सके। ठीक है, तो याद रखिएगा होम आइसोलेशन ट्रैकिंग कोविड ऐप लॉन्च किया गया बिहार में। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी। ठीक है, तो इतना ही सवाल था। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप लोग क्लास को सपोर्ट कीजिएगा, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्लास को शेयर करें और प्लीज़ क्लास में रेगुलर रहें। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय BSA। धन्यवाद।